हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट परस्यूट विद आर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि हमने अपने सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरीके के जो हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करी है। और उसको हमने दो सिचुएशंस में समझा है कि जब हमारा डेटा सेट कंप्लीट होता है और जब हमारा डेटा सेट इनकम्प्लीट होता है या उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं। अब आज के बाद से मैं ये मानूंगा कि हम जो भी अपने स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं उसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस तरह के फंक्शंस को जिनको हम आज से समझने वाले हैं, अगर कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। आज के इस लेक्चर में हम अपने पहले के जो हमारे विषय थे, जैसे हमने वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए वेरिएंस, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, रेंज इत्यादि के बारे में बात किया था, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और तरीके के जो हमारे मेजर्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कुछ और हमारे टॉपिक्स होते हैं उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल भी हमारा कोई भी डेटा सेट है उसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है। खास बात ये होती है कि ये किसी भी डेटा सेट की सेंट्रल टेंडेंसी और उसका वेरिएशन दोनों को एक साथ कंसीडर करता है। जबकि आपको याद हो कि जब हमारे पास कोई डेटा सेट होता है तो उसकी उसकी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी भी होगी, उसका हमारा वेरिएशन भी होगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी डेटा सेट का मीन ज़्यादा है, किसी का वेरिएंस ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इसका एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है। भारतवर्ष में रहने वाले हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर सुनते हैं कि उनका कोई साथी किसी डेवलप कंट्री में, अमेरिका में या जर्मनी में वहाँ पे चला गया है और यहाँ पर जो उसकी सैलरी सपोज 50 रुपये महीना थी, वहाँ पे उसकी सैलरी 1 लाख रुपये महीना हो गई है। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि उस आदमी का जीवन बहुत ज़्यादा बेटर हो गया होगा, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी हो गई होगी। क्या ये सच में सही होता है? आप अगर सोचने की कोशिश करिए, अगर किसी इंसान को अगर भारतवर्ष में अगर 50,000 रुपए की महीने की तनख्वाह मिल रही है और सपोज़ अगर वो एक घर का किराया भी देता है तो 10,000 15,000 रुपए हो सकता है आराम से वो दे देगा। लेकिन जब वो अमेरिका या जर्मनी जाएगा तो वहाँ पे उसका किराया 10-20 हज़ार शायद 1 कमरे 2 कमरे का ना हो। राइट? उसके अलावा आप अगर उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो अगर उसको 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, तो शायद वो भारतीय रुपए को जब हम अपने यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो शायद वो 1100-1200 डॉलर ही आएगा। शायद 1100-1200 डॉलर में उसकी जो वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है शायद उतनी अच्छी ना हो, जो कि 50,000 रुपए में शायद भारतवर्ष में उसकी हो जाए। तो इस तरह के जो भी हमारे फैसले होते हैं जहाँ पे हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन दोनों को एक साथ कंसीडर करके मुझे अपना कंक्लूजन देना होता है, वहाँ पर हमारा इस तरह के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा इसका इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेट हो तो हम उनको आपस में बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो आज से अपने इस लेक्चर में हम अपने यूनिवेरिएट कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम मल्टीवेरिएट की ओर फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारे ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के भिन्न भिन्न तरह के जो हमारे मेजर्स हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, ये भी हमारा एक वेरिएबिलिटी को मेजर करने का तरीका होता है और इसमें से खास बात ये होती है कि वह हमारी जो डेटा की यूनिट्स है, अर्थात जिस यूनिट्स में हमारा डेटा इकट्ठा किया गया है, चाहे रुपए है, किलोग्राम है इत्यादि, ये उसको कंसीडर नहीं करता है, ये उससे इंडिपेंडेंट होता है। और ये हमारे लिए खास तौर पर वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर हमारे पास 2 अलग-अलग तरीके के डेटा सेट हैं जिनको हमने अलग-अलग स्केल्स पर ऑब्ज़र्व किया है। जैसे कि अगर हम कहें कि मैंने 20 जो एम्प्लॉइज़ भारतवर्ष में और 20 एम्प्लॉइज़ अमेरिका या जर्मनी में लिए हैं और उनकी सैलरीज़ के बारे में सर्वे किया है। तो उनको अगर मुझे कंपेयर करना है कि उसको कि भारतवर्ष में उतने रुपए में क्वालिटी ऑफ लाइफ और जर्मनी या यूएस में उतने पैसे में क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फ़र्क होगा, इसको अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करना चाहेंगे
पैसे को कन्वर्ट करके, तो शायद वो सही तरीका नहीं होगा, राइट। तो अब अगर हम ये मानते हैं कि सपोज हमारे पास 2 डेटा सेट्स हैं, उनका मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, तो उनका जो सैम्पल अर्थमेटिक मीन हमारा सपोज आ गया x1 बार और x2 बार, और साथ में हमने उनकी स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो वो हमारा आ गया s1 और s2। अब हमारा सवाल ये है कि इन 2 डेटा सेट को कैसे कंपेयर किया जाए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज़ करते हैं, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हमारा जो भी सैंपल ऑफ डेटा आता है उसकी बेसिस पर हम उसको निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की परिभाषा में अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों का इस्तेमाल होता है। इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, CV इज इक्वल टू S अपॉन X। ऐसा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीएशन, और X बार हमारा क्या है, मीन, और एक कार्य से ये हमारा अर्थमेटिक मीन है ये। तो CV हमारा क्या हो गया, S अपॉन X बार, अर्थात स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाई अर्थमेटिक मीन। और आप देखोगे कि यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डिवीएशन तो हरदम पॉजिटिव होता है, S इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन जो हमारा मीन होता है ये तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसलिए ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है अर्थात CV, ये हमारा प्रॉपर्ली डिफाइन तभी होता है जब हमारा X बार हमारा पॉजिटिव हो, या अगर हमारे पास ऐसे, हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कई सारे डेटा सेट है, हम उनको आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, और तो सभी के स्टैंडर्ड डिवीएशन तो पॉजिटिव होंगे लेकिन उनके मीन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को देख करके कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन वैल्यू निगेटिव है उसको देख करके आप फैसला कर सके, राइट। क्योंकि हमारा नियम क्या होता है, नियम हमारा ये है कि जिस डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैंपल मीन जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसमें अगर पॉजिटिव निगेटिव उसके डायरेक्शंस आ रहे हैं, उसके साइंस आ रहे हैं, उसके कारण हम ये कह सके कि हमारा किस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी कम या ज़्यादा है, राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि मान ली हमारे पास डेटा सेट है D1 और D2, राइट, और D1 का हमारा है x1 बार हमारा है सपोज 50, और x बार 2 का हमारा है, अर्थात डेटा सेट 2 का जो हमारा मीन है वो -10 है, और दोनों का हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीएशन होंगे डेटा सेट 1 का मान लीजिए है 10, और डेटा सेट 2 का हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन है सपोज 20। अब हम यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम निकालेंगे पहले डेटा सेट में तो कितना आ जाएगा, 10/50, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 में अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 20/10, लेकिन यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको देखिए ऐसा लगता है कि जैसे कि CV1 इज ग्रेटर देन CV2, लेकिन क्या ये सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका साइन ले लिया है। अर्थमेटिक मीन तो नेगेटिव है, वो तो उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है ना। अगर हमारे टेम्परेचर, जैसे अगर मैंने जर्मनी में जाड़े के दिनों के टेम्परेचर ले लिए, वो तो माइनस में ही होते हैं, -7, -8, -9, -10। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमारा एजम्पशन होता है कि जो हमारा सैंपल मीन है X बार वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल मल्टी वेरिएबल केस में करेंगे। आपको हम एक इसका उदाहरण देते हैं कि किस कंडीशंस में हमारा ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा इस्तेमाल का होता है। सपोज हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंटर हैं जिन्होंने, एक ही ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी हाइट को मेजर किया है और उनकी हाइट को उन्होंने मीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि मैंने 20 बच्चे लिए और 20 बच्चों की मैंने हाइट और वेट मैंने सेंटीमीटर और में लिया, और दूसरे डेटा सेट में हमने जो उनकी हाइट है उसको हमने मीटर में लिया, तो उस केस में हमारा कैसे काम बनेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंटर है उसने अपने बच्चों की हाइट निकाली, जिसको उसने मीटर में निकाला है, उसकी वैल्यू आ गई 1.5 मीटर, उसका अर्थमेटिक मीन, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 0.3 मीटर्स। और दूसरे जो हमारा एक्सपेरिमेंटर ने अपना मीन निकाला, उसने सेंटीमीटर में ऑब्जर्वेशंस लिए थे, तो उसने अपना मीन निकाल दिया 150 सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड डिवीजन 30 सेंटीमीटर। अब अगर आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, 1.5, 150, 0.3, 30, आपको क्या समझ में आएगा? और अगर हम कुछ समय के लिए अगर हम इसकी यूनिट्स को यहाँ से हटा दें, अगर आपको नहीं पता है कि किन यूनिट्स में ये ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और गलत फैसला करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई दूसरे डेटा सेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये तो S2 इज़ ग्रेटर देन S1,
ये 30 है और ये 0.3 है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें आपने इनकी यूनिट्स को कंसीडर नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में कार्य करने के लिए हम अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। अगर आप सीवी को निकालोगे तो CV1 पहले डेटा सेट के केस में आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 0.2, और CV2 दूसरे डेटा सेट के केस में भी 0.2 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर आ रहा है 0.2। तो अब आपको देख के लगा कि अगर आपने खाली उसको S1 S2 की बेसिस पर या खाली अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज़ की बेसिस पर अगर आपने फैसला किया होता तो शायद आपका फैसला ठीक नहीं होता, राइट। इसलिए कि ऐसे कंडीशन में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसका हमारा खास काम क्या है? ये हमारे जो भिन्न भिन्न डेटा सेट है जिनको हमने अलग अलग स्केल्स पर हमने मेजर किया है, वह उनको आपस में कंपेयर करने में हमारी सहायता करता है। और ये जो जैसे हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी हमारी यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम इत्यादि। क्योंकि जिन यूनिट में डेटा को लिया गया उसी हिसाब से तो आपका अर्थमेटिक मीन भी आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेते हैं तो इसमें से जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट को और सैंपल मीन की यूनिट को हमने जब डिवाइड किया तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा यूनिट फ्री हो जाता है। इसका हमारा कोई स्केल नहीं होता है। तो जो हमारा CV होता है ये हमारा यूनिट फ्री हो जाता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो इससे कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर भारतवर्ष का भी उदाहरण लें कि अगर हम किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं और अगर हम एक गांव में रहते हैं, तो और अगर हम उसका जो भी हमारा अगर हम हाउस रेंट की बात करें तो एक गांव के अंदर हमको शायद 2 कमरे का मकान बहुत कम पैसे में मिल जाएगा बनिस्बत के किसी मेट्रो सिटी में, राइट। और उसी तरीके से अगर हम हाउस रेंट को कंपेयर करें, अगर हम बॉम्बे में और लंदन में अगर हम कंपेयर करें तो बॉम्बे में जो हमारे इनका रेंट होगा वो इंडियन रुपीज़ में होगा और लंदन में उनका जो रेंट होगा वो पाउंड में होगा। तो अब उसको कैसे कंपेयर किया जाए? तो ऐसे केसेस में हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारी सहायता करता है। और ख़ास तौर पे जब आप मल्टी वेरिएबल केस में आ रहे हैं, जहाँ पर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर अपना डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उनकी डायमेंशन अलग-अलग हो सकती हैं, उनकी यूनिट अलग-अलग हो सकती हैं। उन कंडीशन में आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपकी सहायता करेगा। और इसका हमारा नियम यही होता है कि जिस डेटा सेट में हमारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा आती है, उसको हम कहते हैं उसके अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। और जिस डेटा सेट में हमारी CV की वैल्यू कम आएगी, हम उस डेटा सेट को प्रेफर करते हैं। तो अगर हमारे पास 2 डेटा सेट्स हैं और उनके हमारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर CV1 और CV2 अगर हैं, और अगर हमारा CV1 CV2 से ज़्यादा होता है, देन हम कहते हैं कि CV1 के जो करस्पॉन्डिंग डेटा सेट है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी है अराउंड द मीन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपने सारे ऑब्जर्वेशन की वेरिएबिलिटी अर्थमेटिक मीन के अराउंड ही तो निकाली है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, हम जब वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो वेरिएबिलिटी अगर ज़्यादा होती है, अगर हम कहते हैं कि ये हमारा एक डेटा सेट है, एक ये डेटा सेट है और एक हमारा डेटा सेट और है, वो इस तरीके का है, राइट। तो इसमें से आप अगर देखोगे कि दोनों के केस में अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन हमारा यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है, तो पहले वाले डेटा सेट में आप अगर देखोगे कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है या यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, लेस कंसंट्रेशन। का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हमारी हैं अपने अर्थमेटिक मीन के आसपास किस तरीके से कंसंट्रेटेड हैं। जबकि आप अगर दूसरे डेटा सेट के केस में देखोगे तो दूसरे डेटा सेट के केस में जो वैल्यूज़ हैं आपकी अर्थमेटिक मीन के अराउंड ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और वहाँ पे वेरिएबिलिटी भी कम है। तो आप रियल लाइफ में देखोगे कि बहुत लोग जब वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो वेरिएबिलिटी को वो वेरिएबिलिटी और या कंसंट्रेशन दोनों से दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे ज़्यादा वेरिएबिलिटी है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा और अगर कम वेरिएबिलिटी है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, राइट। और जब भी कभी आपके पास अगर 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स अगर होते हैं तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारी सहायता करता है। किस प्रकार से कि हम अपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हर डेटा सेट के लिए निकाल लेंगे और उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर कर लेंगे कि सबसे पहले उदाहरण के लिए सबसे छोटा CV और सबसे अंत में सबसे बड़ा CV। तो अगर हम उस सीक्वेंस को अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस डेटा सेट में वेरिएशन कम है और किस डेटा सेट में वेरिएशन ज़्यादा है। तो ख़ास तौर पे मल्टी वेरिएबल केस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा बहुत ही यूज़फुल होता है। अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अगर आपको R सॉफ्टवेयर में निकालना है
तो ये तो बहुत आसान काम है, जबकि आर सॉफ्टवेयर के अंदर इसका कोई भी एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। लेकिन आपको बेसिकली क्या निकालना है? आपको बेसिकली तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन का रेशियो निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता है कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ एक्स। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मीन ऑफ एक्स आप अगर लिख देंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा किसी भी डेटा सेट के लिए। और उदाहरण के लिए अगर हम आपको कहें कि अगर आपके डेटा सेट में कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं तो क्या करना है, बहुत आसान है। जो वेरिएंस का जो कमांड था मिसिंग वैल्यू के लिए उसको यूज़ करना है, और जो अरिथमेटिक मीन को मिसिंग वैल्यू की प्रेजेंस में जो हम कमांड को यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना है, राइट। तो देखिए इसी कमांड को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया कि x की जगह हमने यहाँ पे अपना डेटा वेक्टर ले लिया xna, जिसके अंदर हमारे कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं जिनको मैंने na के द्वारा किया गया है। तो मैंने वेरिएंस का कमांड मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया xna और na.rm इक्वल टू ट्रू, और मीन का कमांड मैंने मॉडिफाई कर दिया xna और na.rm इक्वल टू ट्रू, राइट। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जब भी हम अपने डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, ग्रुप डेटा और से अनग्रुप डेटा। जब हम एक बड़े डेटा सेट में बात हम करते हैं तो अगर हम अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम थ्योरी में बात करें तो दोनों के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो उसमें से क्या करते हैं, हम अपने जो भी अपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट करके उनकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और उसकी बेसिस पे हम अपने जो भी डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ग्रुप डेटा होता है तो आपने पढ़ के रखा हुआ है कि हमारा अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उस ग्रुप की, और एक्स आई उसकी मिड वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो अनलेस अनटिल की कोई बहुत ऐसी खास बात है, हम यहाँ पे जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है ये हमारे अनग्रुप डेटा को ही लेता है। लेकिन आपको अगर ग्रुप डेटा के लिए भी चाहिए देन आपको अपने जो कमांड्स हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब हमारा डेटा सेट्स की जो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें से मैंने देखा है कि अगर मेरा डेटा सेट की साइज़ बहुत ज़्यादा होता है तो प्रैक्टिकली ग्रुप डे मीन और अनग्रुप मीन में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है। और जिस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड इत्यादि को, और या साथ में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन इत्यादि को ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा को थ्योरी में अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, राइट। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसमें से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट जो आपको किताब में पढ़ाए गए थे, क्लास में पढ़ाए गए थे, उसको आप यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और जगह जगह पे मैंने यहाँ पे जो बात करी है, मैंने हरदम अनग्रुप डेटा की बात करी है कि अगर मैंने अरिथमेटिक मीन को लिया है तो उसको मैंने 1/n समेशन xi लिया है, यहाँ पर xi हमारे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको उनको आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है। तो आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा ये मीन कमांड है। तो चलिए अब हम इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अपने इस डेटा सेट पर देखते हैं। तो हम वही वाला उदाहरण लेते हैं जिसको हमने अपने पहले वाले लेक्चर में लिया था, जहाँ पर हमारे 20 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया है, और उनका रेस को कंप्लीट करने का समय है उसको यहाँ पे सेकंड्स में रिकॉर्ड किया गया है, राइट। और इसको मैंने टाइम डेटा वेक्टर के अंदर सेव कर दिया है। अब CV को निकालना बहुत आसान काम है, आपको इसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय मीन ऑफ टाइम, और इसकी वैल्यू 0.30 आ जाएगी, राइट। और इसी में से अगर हमारे पास दो डेटा हमारे मिसिंग हो जाते हैं उनको मैंने NA से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, जैसा मैंने पहले कई लेक्चर्स में किया हुआ है। उस डेटा सेट को मैंने अपने time.na के अंदर स्टोर कर दिया, और अगर हमको अपना मिसिंग डेटा की प्रेजेंस में अपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालना है तो मैंने वेरिएंस और जो मीन है उसके जो कमांड्स को हमने मॉडिफाई कर दिया, और वहाँ पे मैंने time.na और na.rm इक्वल टू ट्रू का इस्तेमाल कर लिया, और हमारी CV की वैल्यू 0.27 आ जाएगी, राइट। तो आपने देखा कि इसको निकालना बहुत कोई कठिन काम नहीं है, और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये वाला कार्य एक बार यहाँ पर करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद हम एक नए टॉपिक को ब्रीफली समझेंगे क्योंकि हमको उसके ऊपर अपना कुछ काम करना है। मुझे उम्मीद है कि वो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा, राइट।
अब हम देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को हम यहाँ पर निकालते हैं, तो देखिए आपका जो CV आपके टाइम डेटा पर इस तरीके से आ जाएगा। उसी तरीके से आपने टाइम डॉट NA का भी पहले से आपने ये वैल्यूज़ स्टोर करी हुई हैं, और इसके अंदर आप अगर अपने इस कमांड को अगर आप लेकर के आओगे, खाली आपको कॉपी पेस्ट करना है, जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। और इसकी वैल्यू देखिए 0.27 आ गई, राइट। तो आपने देखा कि इसको निकालना बहुत ही आसान काम है। और अब हम इसके साथ में आपको जरा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स से हट रहा हूँ, और क्योंकि उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद में मैं आपको फिर से स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेकर के आऊँगा। जब भी हम मल्टी वेरिएबल केस में बात करते हैं, तो हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डेटा होता है, लेकिन आर की आवश्यकता होती है कि मुझे उसको अपने एक ऐसे फ्रेमवर्क में लेकर के आना है कि जहाँ पे हम पूरे डेटा सेट को एक ही साथ इनपुट कर सकें। तो आर की आवश्यकता होती है कि आपने वेरिएबल्स पर डेटा तो अलग अलग ले लिया, लेकिन उसको कैसे कंबाइन किया जाए। तो डेटा को कंबाइन करने के लिए हम लोगों ने, जैसे एक कमांड तो मैंने आपको बताया है, सी कमांड, जहाँ पे डेटा वेक्टर में आप सी लिखते हो और पैरेंथेसिस में अलग अलग वैल्यूज़ को कॉमा करके लिख देते हो। उसी के साथ में हमारे पास कुछ और कमांड भी होते हैं, सी बाइंड होता है, वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के बारे में हम कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है डेटा फ्रेम, राइट। डेटा फ्रेम को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करिए, आप में से सभी लोगों ने, मुझे पूरा भरोसा है कि एक स्प्रेडशीट पर काम किया होगा। स्प्रेडशीट क्या होती है? जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि MS ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेल, राइट। उसी तरीके से जो ओपन ऑफिस होता है, उसके अंदर भी एक हमारा एक MS एक्सेल से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर होता है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, MS एक्सेल में हम अपने डेटा को एंट्री करते हैं, और उसकी जो फाइल बनती है उसको यूजुअली हम एक्सेल फाइल की जो हमारा कॉमन नेम है वहाँ से हम उसको एड्रेस करते हैं। तो ये जो डेटा फ्रेम को अगर आपको समझना है, तो आप उसको एक एक्सेल फाइल की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे हम डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। और उसमें से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा आया है, तो हम तीनों डेटा को हम एक साथ वहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और हमारी एक ही एक्सेल फाइल बन जाती है, जिसमें हमारे पास सारा डेटा एक साथ आ जाता है। तो उसी तरीके से हमारा जो आर सॉफ्टवेयर में डेटा फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट होता है, और उस डेटा फ्रेम में हम जो हमारे भिन्न भिन्न वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि हर एक वेरिएबल की जो लंबाई है बराबर होनी चाहिए, राइट। और हर एक रो में हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे वो उसी यूनिट के ऊपर ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, राइट। जैसा कि अगर हम कहें कि हमारे पास मान लीजिए 2-3 स्टूडेंट हैं, S1, S2, S3, और उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स हैं। तो पहले कॉलम में फिजिक्स, दूसरे कॉलम में केमिस्ट्री, और थर्ड कॉलम में मैथ्स के मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे, मान लीजिए पहले स्टूडेंट के 100 में से फिजिक्स में 50 नंबर आए, केमिस्ट्री में 60 नंबर आए, मैथ्स में 80 नंबर आए। दूसरे स्टूडेंट के फिजिक्स में 55 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 65 मार्क्स आए, और मैथ्स में 70 मार्क्स आए। उसी तरह से थर्ड स्टूडेंट के मान लीजिए फिजिक्स में 40 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए, और मैथ्स में सपोज 90 मार्क्स आए। तो ये हमारा क्या हो गया, इस डेटा को हम अपने एक्सेल फाइल में इसी तरीके से तो लिखते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे एक्सेल फाइल में हमारे पास इसके जो कॉलम्स के नेम हमारे ABC होते हैं, और रो नेम्स हमारे 1 2 3 करके होते हैं, इत्यादि, राइट। तो इससे हमको एडवांटेज क्या होता है डेटा फ्रेम में, कि हम जब अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, और अगर हमारे पास एक ही कोई फाइल होती है, वहाँ से अगर मुझे किन्हीं कलेक्टेड वेरिएबल्स को चूज़ करना है, जैसे हम कहें कि हमारे पास अगर 20 वेरिएबल्स हैं, 20 वेरिएबल्स में खाली हम 3 वेरिएबल्स अलग करना चाहते हैं, तो हम एक डेटा फ्रेम ऐसा भी वहाँ से तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास खाली वह 3 वेरिएबल होंगे, और उसके ऊपर हम आराम से काम कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको हम अफेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह के डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ करके रखे होंगे अपने आर सॉफ्टवेयर में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार उनको अपने आर सॉफ्टवेयर के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आप उनको रिवाइज कर लीजिए, राइट। और हमारे पास कैसे एक और एडवांटेज यहाँ पे होता है डेटा फ्रेम में, कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके का डेटा है, जैसे उदाहरण के लिए कोई एक न्यूमेरिकल डेटा है, कोई हमारा कैरेक्टर है, कोई फैक्टर है, इत्यादि है, इसको हम सभी को डेटा फ्रेम में आराम से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अपना कमांड लेते हैं सी बाइंड या मैट्रिक्स, तो उसके अंदर हम डिफरेंट तरीके के जो नेचर के डेटा है उनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारे डेटा फ्रेम होते हैं, ये एक स्पेशल तरीके के आर ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए आर सॉफ्टवेयर में तैयार किया गया है।
और जैसे मैंने बताया कि डेटा फ्रेम को अगर आपको समझना है कॉमन भाषा में, आप समझ सकते हो कि डेटा फ्रेम एक बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह होता है, जहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं और जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे रूल्स में असाइन किए जाते हैं। तो जैसे एक कॉमन भाषा में जब भी हम डेटा फ्रेम कहें, आप अपने दिमाग में एक एक्सेल फाइल का कॉन्सेप्ट दिमाग में ला सकते हो, राइट। जैसे हम आपको बस एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि हम अपने इस डेटा फ्रेम को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसका हमको इस्तेमाल आगे पड़ेगा जगह जगह पे। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का हमारा जो कमांड होता है वो ये होता है data.frame, DATA.FRAME, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम दो तरीके के हम डेटा सेट लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, x, y और z। x में मैंने 1 से 16 तक के नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5 अप टू 16, जैसे देखिए ये है, राइट। तो ये हमारे 1 से 16 तक के नंबर आ गए, राइट। और फिर हमने अपना एक और कमांड यूज़ किया, लेटर्स, LETTERS, और इसको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, अपर केस अल्फ़ाबेट्स में, और 1 से 16 तक। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे जो भी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अप टू जो हमारे 16 अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। और उसी तरीके से फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया Z, और Z में मैंने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं उनके हमने 16 वैल्यूज़ ले ली। तो Z को आप अगर देखोगे तो हम लिखा है LETTERS लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और 1 से 16 तक में हमको यहाँ से A से लेकर के P तक के 16 अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूमेरिकल है, राइट, लेकिन ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं। इसको अगर मुझे एक साथ कंबाइन करना अगर है तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें से डेटा फ्रेम का अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे कि डेटा डॉट फ्रेम, और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे x, y, z, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे कि और इसमें इसका जो भी आउटकम आया उसको मैंने एक नई वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, डेटा FR, समझने के लिए कि ये डेटा फ्रेम है। ये देखिए आपको इस प्रकार का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल्स के नाम आ गए, और यहाँ पे आपके जो भी 16 ऑब्जर्वेशंस थे तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस नंबर आ गए, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा नंबर का ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर का ऑब्जर्वेशन इत्यादि। और देखिए पहले कॉलम में आपका क्या हुआ, पहले कॉलम में आपके देखिए 1 से लेकर 16 तक के जो वैल्यूज़ हैं वो आ गए। दूसरे कॉलम में आपके जो अपर केस अल्फ़ाबेट्स में आपने 16 अल्फ़ाबेट लिए थे वो आपके आ गए, और तीसरे कॉलम में लोअर केस अल्फ़ाबेट जो आपने 1 से 16 तक के लिए थे वो आपके आ गए, राइट। और इसी को आप अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, और ये मैंने डेटा फ्रेम दिया है, ये आपको देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा, राइट। सो यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि इसमें से ऐसा कोई बहुत बड़ा मैंने काम नहीं किया है। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार इसको यहाँ पे मैं आपको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैंने किस प्रकार से किया है, राइट। तो मैंने उस डेटा को मैंने यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। x देखिए ये आ गया, y ये आ गया, और z आपका ये आ गया। अब आपने कह दिया डेटा डॉट फ्रेम x, y, z, राइट। अब देखिए ये आपका ये हो गया, इस तरह से देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसी में अगर आपको मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि खाली आपको x और z को कंसीडर करना था, तो आप एक नया डेटा फ्रेम बना सकते हैं, उसके अंदर खाली आपने x और z कर दिया। तो ये देखिए एडवांटेज होता है डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का। और जब आप मल्टीवेरिएट डेटा में जब आप काम करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही एक आवश्यक टूल होगा, क्योंकि हरदम अपनी अपनी एनालिसिस में कंसीडर करते हैं, कभी हम किसी वेरिएबल को साथ में रखना चाहते हैं, कभी हटाना चाहते हैं, तो अगर आप उसको मैनुअली करोगे तो ये तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। अब इसी को हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में हम उनको लेकर के आते हैं, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में कि डेटा फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, राइट। अब आपने देखा कि जब हमने अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन की बात करी है तो हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट्स थे। क्वार्टाइल का था, मीन का था, मिनिमम का था, मैक्सिमम का था, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीएशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और जब भी कभी हम अपने किसी डेटा सेट में बात करते हैं तो हर एक डेटा सेट में इन सारे कॉन्सेप्ट्स का हमको एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके पास कई सारे डेटा सेट आ गए हैं, अब आपको उनको आपस में कंपेयर करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कि अगर आपके पास 5 डेटा सेट्स हैं और हम कहें कि आपको देखना है कि किसका मीन ज़्यादा है, किसका स्टैंडर्ड डिवीएशन ज़्यादा है, अगर आप उसको अलग अलग करने की कोशिश करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आर सॉफ्टवेयर में एक कमांड दिया गया है, समरी,
SUMMARY। और जब हम समरी को किसी अपने डेटा वेक्टर X पर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमको उस डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो इस वैल्यू को देख करके आपको इन 6 चीज़ों पर तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, साथ में आप इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना करके भी आप भिन्न भिन्न तरीके के ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम की अगर जो वैल्यूज का अंतर ले लेंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल रेंज बता देगा। आप अगर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स को आप अगर आपस में कंपेयर कर लोगे तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिवीजन के बारे में बता देगा। तो इन वैल्यूज को हम एक साथ अगर हम लिख लेंगे तो उन डिफरेंट ग्राफिक्स को हमको हमारे लिए एक साथ कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। और जब भी हम इस तरह के कंपैरिजन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम उसको अपने जो भी एनालिटिकल टूल्स हैं वहां से करें, और दूसरा होता है कि हम उसको ग्राफिक के द्वारा भी कर दें। तो हम ये जो जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेट्स आते हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं तो उनको हम एक साथ कैसे कंसीडर करें। और उसको कंसीडर करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल टूल भी हैं जैसे हमारा समरी कमांड है, और हमारे पास ग्राफिकल टूल्स भी हैं जैसे हमारा बॉक्स प्लॉट है। तो हम दोनों की बात यहाँ पे एक एक करके करेंगे। आपको मैं समरी कमांड का जो इस्तेमाल यहाँ पे दिखाता हूँ। हम अपने उसी पहले वाले उदाहरण को यहाँ पे फिर से कंसीडर करते हैं कि हमने 20 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है, और उन्होंने क्या जो रेस को पूरा करने का समय मैंने यहाँ पे सेकंड्स में लिखा हुआ है, राइट। उसको मैंने टाइम वेक्टर में मैंने उसको सेव कर लिया है। अब जब इसका हम समरी निकालते हैं, समरी टाइम, तो आप देखोगे इसके अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई, फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया, मीडियन आ गया, मीन आ गया, थर्ड क्वार्टाइल आ गया और मैक्सिमम आ गया। तो देखिए मिनिमम वैल्यू सी कितनी है 32, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है 41, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल कितना है 56.5, मीन कितना है 56, थर्ड क्वार्टाइल कितना है 68, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 84। अब अगर यहाँ पर आप अगर देखिए इस डेटा को देख करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप इस मिनिमम और मैक्सिमम को आप अगर कंपेयर कर लोगे तो आपको रेंज के बारे में पता चल जाएगा। आप अगर यहाँ पर अपने इस फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को अगर कंपेयर कर लोगे तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज या जो क्वार्टाइल डेविएशन था उसके बारे में पता चल जाएगा। आप अगर यहाँ पर मीडियन और मीन की वैल्यू को भी आप अगर आपस में कंपेयर करोगे तो आपको उस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है इसके बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो इस तरह की भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन आपके सामने एक साथ चली आएंगी, इसीलिए ये हमारा समरी कमांड हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अब यहाँ तो मैंने आपको खाली एक ही के लिए करके दिखाया, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटा सेट अगर हैं तो उसके अंदर आप उनको आपस में कैसे कंपेयर करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक और डेटा सेट मैंने ले लिया और इसको मैंने टाइम 1 के अंदर कंसीडर किया है। इस डेटा सेट में क्या खास बात है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा डेटा सेट है टाइम का। यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जर्वेशन लिए, जो पहले 2 ऑब्जर्वेशन थे 32 और 35, और इनकी वैल्यू मैंने काफ़ी इंक्रीज कर दी और इसको मैंने यहाँ पे 320 और 350 कर दिया है। और इसी के साथ में मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ कि उसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। तो अब हमारे पास 2 डेटा सेट हो गए, एक टाइम और एक दूसरा हो गया हमारा टाइम 1। दोनों में क्या अंतर है, टाइम 1 में हमारी जो पहली 2 वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, राइट। अब हम इसका देखिए, अब अगर मुझको समरी अगर यहाँ पे लगाना है तो समरी को लगाने के लिए सबसे पहले मुझको अपने टाइम और टाइम 1 दोनों डेटा सेट को एक डेटा फ्रेम के द्वारा आपस में एक ऑब्जेक्ट में कंबाइन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको डेटा फ्रेम के बारे में बताया था। तो अब हम क्या कर देंगे, हम टाइम 1 और टाइम का डेटा फ्रेम बना लेंगे। उसके लिए हमको कमांड यूज करना है डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में टाइम और टाइम 1, राइट। अब हम इस डेटा फ्रेम के ऊपर जब हम अपना समरी कमांड अगर हम लगा देंगे तो मुझको देखिए इस तरीके का एक आउटपुट मिल जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि जो पहला हमारा जो पार्ट है ये हमारा जो पहला डेटा सेट था टाइम, और दूसरा पार्ट हमारा टाइम 1 के बारे में बता रहा है। अब अगर आप इसको अगर कंपेयर करना चाहो अगर आपस में, तो आपको नहीं लगता कि आप जीवन आसान हो गया है। आप इस मिनिमम वैल्यू को आपस में कंसीडर कर सकते हो। आप उनके फर्स्ट क्वार्टाइल की जो वैल्यू है आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं कि टाइम 1 में जो मिनिमम वैल्यू है 35 है और टाइम में हमारी मिनिमम वैल्यू 32 है। टाइम 1 में हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल 44.25 है और टाइम में हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल 41 है। उसी तरह से जो हमारे
टाइम डेटा सेट की जो मीडियन है वो हमारी 56.5 है और जबकि टाइम 1 की हमारी 65.5 है। उसी तरीके से हम इसका मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, इसको देख करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल रही है कि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे रेंज के बारे में, इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, डेटा की सिमेट्री है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई पड़ने लगेंगी और आप इसको एटलीस्ट एनालिटिकल तरीके से आपस में समझ पाएंगे, राइट। और यही कार्य देखिए, ये इसी कार्य का ये आपका जो स्क्रीनशॉट भी है जो हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे थे, राइट। तो चलिए काम करते हैं, जरा सा इन डेटा सेट को हम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पे आपको इनको हम आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपना जो टाइम डेटा सेट है इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, राइट। और उसके बाद में मैंने अपना जो टाइम 1 डेटा सेट है उसको मैंने कॉपी कर लिया, तो मेरा टाइम बच जाएगा। और अब आप देखोगे कि जैसे मैंने लिखाया समरी हमने कर दिया टाइम के ऊपर, तो समरी टाइम हमारा ये आ गया। अगर हम इसको टाइम 1 पे लगाते हैं तो समरी टाइम 1 ऐसा आ जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में आप अगर आपसे कहा जाए कि आपको दोनों को कंपेयर करना है तो आसान काम नहीं होगा, बहुत कन्वीनियंट भी नहीं वो होगा, राइट। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक डेटा फ्रेम तैयार कर लिया, सपोज DATA फ्रेम, डेटा फ्रेम, और उसको मैंने तैयार कर लिया कैसे, डेटा डॉट फ्रेम और टाइम 1 को, राइट। अब हमने क्या कर दिया कि अपना जो मैंने समरी कमांड है उसको मैंने डेटा फ्रेम के ऊपर लगा दिया, डेटा FR। आप देखोगे कि अब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। अब देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। आप खुद ही फैसला करिए कि इन दो वैल्यूज़ को इस प्रकार से कंपेयर करना आसान था या इस प्रकार से कंपेयर करना आसान था। और आप देखोगे कि दूसरे केस में जहाँ पे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करके हमने अपना ये जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को समझना और करना पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा आसान काम है। अब यही जो कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया है कि मैंने खाली यहाँ पे 2 डेटा सेट को लिया हुआ है, हम उसको 2 से ज़्यादा डेटा सेट के अंदर भी एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। और उसके द्वारा आपको कम से कम एक जगह पर जब आप सारे डेटा सेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ देखोगे तो आपको हमारे हिसाब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी एट अ ग्लांस। एक ही निगाह में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और इसके अंदर आप अगर देखिए तो मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। जो कॉन्सेप्ट आपने एक एक करके सीखे थे उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर एक साथ करने की कोशिश करी है। अब यहाँ तो मैंने आपको इसका जो भी एनालिटिकल टूल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनको बता दिया। अब यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, इतनी सारी वैल्यूज़ को एक साथ देखना ज़्यादा कठिन काम है? अगर इसको समहाउ अगर हम किसी ग्राफिक के द्वारा दिखा दें तो क्या होगा? तो इन्हीं समरी कमांड की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको हम ग्राफिकली हम बॉक्स प्लॉट के द्वारा हम दिखा सकते हैं। और जिस तरीके से हमने डेटा फ्रेम में कई सारे डेटा सेट को कंबाइन करके एक साथ समरी कमांड को लगा करके सारे ऑब्जर्वेशन एक साथ देख लिए, हम उसी तरीके से ग्रुप बॉक्स प्लॉट को भी हम देख सकते हैं। साथ ही आप अगर यहाँ पे देखिए, आप अगर अपने टाइम और टाइम 1 के जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आई हैं, आप अगर उसको देखिए तो उसमें से काफ़ी अंतर आ गया है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी टाइम 1 के केस में 350 हो गई है और जबकि पहले वाले केस में सिर्फ खाली 84 थी। ये कुछ इंडिकेट नहीं करता है आपको? आपको नहीं लग रहा है कि टाइम 1 में अगर हम आपको जो ओरिजिनल डेटा सेट नहीं दिखाते हैं और खाली ये समरी कमांड दिखाते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ओके, हम जब दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ में काफ़ी अंतर आ रहा है। क्या कारण है? हो सकता है कि कोई यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी हों जो बहुत ज़्यादा हों, उसको हमको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो भी हमारी इस तरह की वैल्यूज़ होती उनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ या आउटलायर्स की कैटेगरी में कहते हैं। और अगर किसी भी डेटा सेट में अगर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती हैं तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन की वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें 1, 2, 3 का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6 डिवाइडेड बाई 3, 2। लेकिन अगर हम 1, 2, 3 में अगर हम 100 को ऐड कर दें तो 106 डिवाइडेड बाई 4, 25 के ऊपर चला जाएगा। तो कहाँ आपका एवरेज है 2, कहाँ पे 25 क्यों हुआ? खाली एक ऑब्जर्वेशन आपका एक्सट्रीम वैल्यू आ गया है। अब ये ऑब्जर्वेशन हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है कि गलती से आ गया, ये नहीं पता है मेरे को। इसको हमको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो ये जो हमारे समरी मेजर्स हैं और इसी को जब हम बॉक्स प्लॉट के द्वारा जब हम आपको ग्राफिकली दिखाएंगे, देन आपको दिखाई पड़ेगा कि हम
आउटलायर्स को यहाँ से बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एनालिटिकल टूल्स हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए टाइम 1 में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू टाइम डेटा सेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार डेटा सेट को इन्वेस्टिगेट करिए, देखिए उसके अंदर क्या हो रहा है, और जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे देन आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर आउटलायर्स की वैल्यू है। ये कुछ वैसे ही है कि किसी इंसान के अगर पेट में दर्द हो रहा है, अब पेट में दर्द तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको फिर आगे इन्वेस्टिगेट करता है। चाहे उसका वो कुछ टेस्ट कराएगा या कुछ ग्राफिकल प्रोसीजर के द्वारा ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, एक्सरे इत्यादि करेगा, और दोनों को एक साथ दे करके अपना ऑब्जर्वेशन लेगा कि क्या सच में पेट के अंदर प्रॉब्लम है। वो कभी पेट को काटेगा नहीं, वो पेट का डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करेगा। तो वही काम हम भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा के अंदर क्या हो रहा होगा, और अपने सही कंक्लूजन पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब आपका नंबर है, आप कुछ डेटा सेट अपने आप से क्रिएट करिए। मैंने तो खाली यहाँ पे 2 डेटा सेट लिए क्योंकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन आप चाहें तो 2 से ज़्यादा डेटा सेट ले सकते हैं, और उसके अंदर आप अपने तरीके से आर्टिफिशियली आप प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। कहीं पर मिनिमम वैल्यू को बहुत कम कर दीजिए, कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू को ज़्यादा कर दीजिए, कहीं पर मिसिंग डेटा ले आइए, और इस तरह के जो हमारे कमांड्स हैं आप उनको इस्तेमाल करिए। आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो कमांड है उसको देखिए कि ऐसे परिवर्तन करने से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है, कितनी वैल्यू को कितना इंक्रीज करने से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू में कितना परिवर्तन आ रहा है। आपका जो समरी कमांड है, इसके जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेटा के अंदर क्या हो रहा है इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख करके समझ में आ जाएगा, और इसी कार्य को आपको आगे कंप्लीट करना है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में बॉक्स प्लॉट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।